नमस्कार साथियों, जेके सुरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार जानकारी। और दोस्तों, ये जानकारी होने वाली है भारत के भूगोल की पुस्तक को लेकर। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी बातों पर एक एक पे चर्चा हम करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात बताऊं तो आपको बुक की आवश्यकता होती है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बुक ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें क्विक रिवीजन, हमारी भाषा उसकी इजी हो, साथ में ही हमें पूरी जानकारी उसमें मिले, ज्यादा मोटी भी नहीं हो। आजकल चल रहे मोटे मोटे पोथे चल रहे हैं जिनको स्टूडेंट को देख के ही डर लगता है कि ये हमारे एग्जाम तक तो हमसे एक बार ही नहीं पढ़ी जाएगी ना, इसको याद करना तो बहुत टिपिकल है। दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे 15 साल की जो पढ़ाने की मेहनत है, और साथ में पिछले 1.5 साल से ये वाली बुक पे मैंने मेहनत की है। बुक इस प्रकार से बनाई है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आप मात्र 2 घंटे में आप पूरी बुक का रिवीजन कर सकते हो। इसमें टोटल जो है मैंने 16 चैप्टर लिए हैं। चैप्टर इस हिसाब से डिजाइन किए हैं कि एक बार आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के साथ में प्रत्येक का एक शॉर्ट नोट्स टाइप में मैंने एक डायग्राम बनाया है, या फिर मैंने मैप बनाया, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि एग्जाम में हमें कैसे करना है। देखिएगा जरा, मैं उसी टॉपिक पे लिए चलता हूं, फिर बाद में हम सिलेबस वगैरह की भी चर्चा कर लेंगे ना। सबसे पहले हमारा एग्जाम सेंटर का जो ये पब्लिकेशन, हमारी काफी मेहनत के बाद में ये बुक जो है आज आपके सामने आ पाई है। और इसी के बारे में देखो, आप जैसा देख पा रहे हैं कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी, मानचित्र पर आधारित है, डायग्राम पर आधारित है, पूरी बुक ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि भाई एनसीईआरटी से मैप उठाया चिपका दिया ना बुक बन गई, नहीं। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सबसे बेस्ट बुक है, वो भी आप देखते ही पता लगा लोगे ना। मैं सबसे पहले अपने इस बुक के बारे में बताऊं तो देखिएगा, मैंने इसमें टोटल जो है वो 16 चैप्टर लिए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं ना, और उनके सब टॉपिक भी लिए हैं। भारत में परिवहन है, भारत की जनगणना है, या पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। मैंने बोला ना कि सारे टॉपिक इसमें समाहित हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए उपयोगी है। शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, माथापच्ची नहीं करनी है आपको, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। बिल्कुल एक सिंपल सी एक 211 पेज की बुक बनाई है ना, जो आपके लिए सभी एग्जाम में समान रूप से उपयोगी होने वाली है। चाहे आप किसी भी, चाहे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी की कर रहे हो, एमपीपीएससी की कर रहे हो, या आरपीएससी की कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए समान उपयोगी है। जरा देखिएगा, लेकिन यहां से आप करक रेखा को देखोगे ना, कर्क रेखा को उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि भाई कौन से 8 राज्य हैं, कौन सा नजदीक है, पहला दूसरा क्यों है, उसका भी रीजन है। साथ में आप यहां पर देखिए, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की जो राजधानियां है ना, यहां से आप देख लीजिएगा, सबसे निकट, दूसरी सबसे निकट, तीसरी, जितना हो सकता है उतना दिया है। भारत की मानक समय रेखा देख लो, इस डायग्राम से आप समझ पाओगे कि मिर्जापुर, प्रयागराज, नैनी, गोपी, और एक एक स्थान दिया होता है मध्य प्रदेश का रीवा। इसके अलावा आज तक कोई स्थान का पर्टिकुलर नाम देके मानक समय रेखा से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। कहां से जा रही है, कौन कौन से 5 राज्य आएंगे, सब कुछ इंक्लूड है। जिसे आप, मैं एक प्रकार से मैं बोलूं तो ये छोटा सा डायग्राम है, आपके कम से कम 3 पेज का काम कर रहा है यहां पर। वहीं पे मैं बात करूं तो यहां से देखिएगा, ये तटरेखा वाले जो 9 राज्य हैं, मैंने हालांकि तटरेखा का मैप भी बहुत शानदार तरीके से बनाया है। और इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुख्य शहर है, ये आपने देखे होंगे ना, कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है स्टेट पीएससी के एग्जाम में। जैसे महाराष्ट्र का जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग है ना, वो मैप में मैंने क्रम वाइज बनाया है ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए। जैसे भारत की जलीय सीमा आपने पढ़ा है ना, कि प्रादेशिक क्षेत्र, क्षेत्र मंडल है, या फिर संलग्न क्षेत्र इसे बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, क्या अधिकार है, सब कुछ मेंशन है। जिसमें कि आप क्विक रूप से, जो आपने पढ़ा ना, थ्योरी मैंने नीचे इंक्लूड की है, और थ्योरी को एक बार पढ़ने के बाद में, 2 बार पढ़ने के बाद में 10-5 सेकंड में आप आराम से रिवीजन कर लोगे। जैसे इधर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, वर्तमान में 8 हैं, आप देख पा रहे हो। एक एक का कैसा डायग्राम है, मैंने अलग से इंक्लूड किया है इसको, ताकि आपको दिखे, समझ आए कि कौन सा कहां पर है ना। जितने विद्यार्थी हैं, मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम को, बेचारों को यही नहीं पता कि दमन कौन सा है, दीव कौन सा है, दादर नागर हवेली कौन सा है, कैसा दिखता है ना, नहीं पता होता। हमने अलग से मैप लिए हैं सारे, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। वहीं पे हम बात करें, देखिए, जैसे ये हिमालय की और पश्चिमी जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, उत्तरी बोल दो, यहां पर आप देख लीजिए, चाहे आपकी कुनलून सान हो, चाहे तियन सान हो, ठीक है, काराकोरम लद्दाख है, इधर आपकी हिंदू कुश है, इधर आपकी सुलेमान किरथार, मकरान, सब कुछ मेंशन है। इधर तिब्बत का पठार है। ये बेसिक मैप है। ये आपकी हिमालय की उत्पत्ति, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर अंगारा लैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है।
है ना। बीच में टेथी सागर था, अवसादी चट्टाने थी। अंगारा लैंड एशियन प्लेट बोल दो या यूरेशियन प्लेट इसे बोलते हैं ना। नीचे वाली भारतीय प्लेट बोल दो या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल दो। इनसे निकलने वाली नदियों ने यहाँ पर अवसाद जमा किए, फिर इनमें दबाव बल के कारण ये ऊपर की ओर निकली है ना, और दबाव बल के कारण इनमें वलय पड़े। कैसे पड़े वो सारी चीजें मैंने यहां पर समझाई ना। इधर से दबाव बल, इधर से दबाव बल, तो वल्लित पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। जितने सिद्धांत हैं ये आपने पढ़ा होगा ना, कोबर वाला सिद्धांत, बूसनती सिद्धांत, इसमें अवसाद आते गए, इधर से दबाव लगता गया, तो ये बीच वाला पार्ट है वो धीरे धीरे छोटा होता गया, क्योंकि दोनों ओर से आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत है वो आज भी उत्तर पूर्व की ओर गतिशील है ना। तो गतिशील होने के कारण ये बीच वाला पार्ट है वो आज भी सिकुड़ता जा रहा है, इसीलिए हिमालय का उत्थान आज भी जारी है ना। फिर मैंने दूसरे डायग्राम में ये भी समझाया कि ये आगे दबाव के कारण ऐसे छोटा हो गया ना, फिर धीरे धीरे इनमें क्या पड़े, वलय पड़े। वहीं पे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आप देखते हो, हेरियस वाला, तो ये देख लीजिए यहां पर अवसादी चट्टाने, टेथी सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, दबाव बल पड़ा, इसके कारण जो हिमालय पर्वतमाला है वो वल्लित पर्वतमाला के रूप में है। आप बिल्कुल इजी वे में समझ पाओगे। एक बार डायग्राम देखो, थ्योरी पढ़ो एक बार, उसके बाद में थ्योरी की आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चला रखी है, पूरी बुक को फ्री पढ़ा रहा हूं। साथ में देखिएगा, आपकी चाहे कितनी भी चोटियां पूछे आपसे, क्रम से पूछे, पूर्व से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे, एकदम क्रम वाइज चोटियां ली हुई है ना, चाहे वो 5 पूछे 10 पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये उत्तराखंड की देखो चोटियां पूछ लेता है, कभी त्रिशूल का नाम दे देता है, कभी कामेत का, कभी बंदरपूछ का, तो इनकी भी मैंने ऊंचाई सहित है वो अलग से बनाया है। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से वो भी बनाए हैं। उत्तराखंड की चोटियां देख लीजिए, इनका क्रम देख, सॉरी हिमालय की चोटियां 14 हैं, उनका क्रम कौन सा होगा उस हिसाब से बनाया है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है ना कि महान हिमालय की प्रमुख चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा। कहीं दिक्कत नहीं, आप जितना सोच सकते हो उतनी चीजें इंक्लूड है ना, लेकिन फालतू का एक शब्द भी नहीं लिखा, ताकि आपको पढ़ने में ये नहीं सोचना पड़े कि ये शब्द मुझे छोड़ना है, ये लाइन मुझे कट करनी है ना। कुछ नहीं सोचना, आप अपना सिलेबस निकालो, कौन कौन से टॉपिक हैं और उनमें भी सब टॉपिक कौन कौन से ना, आप आराम से पढ़ सकते हो। ये बुक तभी इतना वक्त लगा है, तभी आपके सामने ये जो प्रारूप है वो आ पाया है। जैसे लघु हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि लघु हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें धौलाधार कहते हैं, नागटिबा श्रेणी देखो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड होती हुई नेपाल तक जा रही है, नेपाल वाली श्रेणी को महाभारत श्रेणी। यहां पर देखो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, सब कुछ इजी वे में समझाया गया है। और दूसरा, जैसे लघु हिमालय की हम बात करते हैं ना, तो उसके बाद में देखो लघु हिमालय के जितने भी बनते हैं ना कि यहां पर जैसे हिल स्टेशन, चाहे वो आपका मसूरी हो, नैनीताल हो, कुल्लू हो, मनाली हो, शिमला हो, डलहौजी हो, ठीक है, या अल्मोड़ा हो, सभी को बेहतरीन तरीके से मैप में दर्शाया गया है। क्यों है, वहां पर घास के मैदान बनते हैं ना भाई। जैसे लघु हिमालय की जो बर्फीली चोटियां हैं वहां पर क्या होता है कि गर्मियों में आने के कारण वहां से तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वहां पर बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, लघु हिमालय के ढलान वाले क्षेत्रों में नरम शीतोष्ण घास का निर्माण होता है। और इन नरम शीतोष्ण घास के मैदानों को जैसे गर्मियों के दिनों में क्या हिल स्टेशन के रूप में बदल जाते हैं ना, जिसलिए हमें तो घूमने जाते हैं कि नहीं जाते, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी ना, सारे लघु हिमालय के हैं ये हिल स्टेशन। या फिर आप इन्हें स्वास्थ्यवर्धक स्थानों की संज्ञा भी दे सकते हो ना। वहीं पे आप देख पा रहे हैं जैसे ये इधर पंजाब हरियाणा का मैदान है, या फिर आप बोल सकते हो इसे सतलज का मैदान। इस सतलज के मैदान की जितनी विशेषताएं मैंने पूरी एक एक बाकायदा लाइन, इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आप एक ही बार में समझ पाओ ना, टिपिकल लैंग्वेज का यूज नहीं किया है। और साथ में देखो कि ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, इसकी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो सारे मैंने डायग्राम में इंक्लूड कर दिए, जिससे कि आप क्विक रूप से रिवीजन कर सको। एक बार पढ़ने के बाद में मैं चाहूंगा तो शायद उम्मीद आप 20 सेकंड में आप इसे पूरा कर लोगे आराम से, एक बार रिवीजन के बाद में ना। फ्री में आपको क्लासेस दे रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा कि डायग्राम को पढ़ना कैसे है। हालांकि आप थ्योरी पढ़ोगे तो शायद उम्मीद है मुझे आपको की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्लासों की, लेकिन फिर भी चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है अपनी एग्जाम सेंटर पे, है ना। दूसरा देखिए यहां पर गंगा का मैदान 3 राज्यों में फैला हुआ है मेनली,
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसको भी मैंने आप जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। ये पूरी इसकी डिटेल है। 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा मैदान, जैसे मैं ऊपरी गंगा मैदान की देखो थ्योरी नीचे लिखी हुई है पूरी। फिर इसका जो निचोड़ निकल के आता है जो शॉर्ट नोट्स के रूप में, वो ये वाला है कि इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक हिमालय के द्वारा, दक्षिणी सीमा किसके द्वारा है, प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा। पूर्वी सीमा की बात करता हूं तो 100 सेंटीमीटर समोच्च वर्षा रेखा है। पश्चिमी सीमा आपकी यमुना नदी मान लो, या फिर दिल्ली रीज या कटक मान लो, या फिर सतलज का मैदान मान सकते हो ना। इसकी विशेष बात क्या है, औसत ऊंचाई जैसे 100 से 300 मीटर है, और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित एक मैदान के रूप में है। वहीं पे हम बात करें जैसे मध्यवर्ती गंगा का मैदान या मध्य गंगा का मैदान देख लीजिए। इसकी विशेष बात क्या है कि इसका निर्माण करने वाली ये वाली नदियां हैं। आपने यहां पर गंडक, कोसी, घाघरा नदियां देखी। इन नदियों का प्रवाह आपको पता है कि विसर्पण होता है। विसर्पण होगा तो यहां पर क्या होगा, बाढ़ की समस्या भी आएगी। साथ में ही जलोढ़ के साथ में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ भी मिलेंगे ना। 1-2 बार आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद में थ्योरी की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसको सीधा देखोगे, आप समझ जाओगे। अभी हमने क्या देखा था, इसके इधर वाले साइड में कौन सा था, ऊपरी गंगा मैदान। इधर वाली साइड में देखो पश्चिम बंगाल में आते ही आपका निम्न गंगा मैदान आ जाएगा। मैं बात करूं आपके निम्न गंगा मैदान की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किससे निर्माण हुआ है, क्या विशेष बात है, सब कुछ इंक्लूड है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो, मैंग्रोव वनस्पति, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। हालांकि आपको पता है कि सुंदरवन के डेल्टा को पृथ्वी की किडनी कहते हैं ना। हालांकि पृथ्वी के फेफड़े अमेजन के जो वर्षावन है वो कहलाते हैं ना। सब कुछ मेंशन है, शॉर्ट नोट्स के रूप में यह काम करेंगे। जैसे मैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की लेकर बात करें कि इसकी पूर्व में ऊंचाई 130 मीटर है, इधर जा रहे हैं तो मात्र 30 मीटर है। यह इसका क्षेत्रफल है, पूर्व से पश्चिम लगभग 720 किलोमीटर है। यदि हम उत्तर से दक्षिण लंबाई देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि मात्र 80 किलोमीटर है। इजी वे में देख पाओगे आप, पूरा इजी वे में समझ पाओगे। वहीं पे आगे की ओर चले, जैसे ये देख लीजिए आप छोटा नागपुर का पठार। जैसा मैं बताता हूं, ये देखो डेमो पीडीएफ है, पूरी बुक नहीं है। मैं आपको कि एक प्रकार से कि देख पाओ कि कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार से हमें पढ़ने होते हैं ना। एग्जाम में हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता। बुक की प्राइस बहुत नॉमिनल है, डिलीवरी आपके लिए सभी के लिए फ्री रखी है, मात्र 251 रुपए ना। मैं आगे में बता दूंगा। दामोदर नदी जैसे छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांट रही है, ऊपर वाला हजारीबाग, नीचे वाला रांची पठार। रांची पठार के मध्य से भी एक नदी बहती है जिसका नाम सवर्ण रेखा है। आपको पता है कि सवर्ण रेखा के किनारे रांची शहर बसा हुआ है। आप 1-2 बार पढ़ो, फिर इसको देखोगे आप मैक्सिमम 5 या 7 सेकंड में देखोगे, समझ में आ जाएगा डायग्राम। दिक्कत ही नहीं है आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की, 1-2 बार पढ़ेंगे बस काम बन जाएगा आपका। एग्जाम के टाइम में आप, मैं कहूंगा कि 5-10 दिन पहले भी चाहोगे ना तो 5 दिन में 5 बार रिविजन कर सकते हो ना। कितना टाइम चाहिए, यही 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम बताया मैंने, इतना क्विक रिवीजन कर सकते हो। उसी प्रकार से डिजाइन किया है इस बुक को ना, जो कि पहली ऐसी बुक होगी कि आपके सारे काम में आएगी। वहीं पे आप देख लीजिए जैसे अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के हिसाब से नहीं है, इंडिया के पर्पज से बनाई है। यदि भारत के पर्पज से बनाई है, भारत के भूगोल के पर्पज से बनाई है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें इसके अलावा आपको शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा कि जो एग्जाम से बाहर आता हो, नहीं मिलेगा। वहीं पे मैं बात बताऊं, इधर की ओर आओ, देखो यह आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला की जैसे 4 पहाड़ियां मेनली, विंध्य पर्वत, बांडेर पर्वत, कैमूर पर्वत, पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ जो झारखंड में फैला उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है ना, 1365 मीटर, वो भी मैंने इंक्लूड की है। इधर आप देखेंगे कि बांडेर है, बांडेर की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना पीक, या जिसे गुडविल पीक कहते हैं, जो कि एमपी में है, 752 मीटर। 2-3 बार मैंने एग्जाम में सवाल ये देखा है, सोन नदी के बारे में पूछा है कि कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच से होके जाती है। बिल्कुल जा रही है ना, अमरकंटक से निकली, ये कैमूर और पारसनाथ के मध्य से होके जा रही है। ब्रंश घाटी में यहां से बहने के कारण नर्मदा नदी इधर की ओर आ जाती है। नर्मदा ब्रंश घाटी के जस्ट नीचे की ओर आते हैं तो आपको पता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला आती है। हमने उसका भी डायग्राम बहुत शानदार तरीके से बनाया है, ये देख लीजिए यहां पर। सतपुड़ा की मेनली 3 पहाड़ियां हैं, महादेव, ये आपकी राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। मैकाल आपको पता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में फैली हुई है। सवाल यहां से बहुत बार पूछा गया है, या तो इनका क्रम पूछ लेता है, 3-4 नाम दे देता है। आपकी जो जैसे पीसीएस की एग्जाम होती है ना, उनमें क्या पूछ लेता है, इधर सतपुड़ा नाम दे देगा, एक मैकाल दे देगा, एक महादेव दे देगा, एक छोटा नागपुर दे देगा। फिर पूछेगा कि यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो इनका सही क्रम क्या होगा। ये मैंने बहुत एग्जाम में ये सवाल देखा है।
मैं कह रहा हूं कि आपको एक बार ये पढ़ने के बाद में आपके जो नए क्वेश्चंस भी बनते हैं आप उनको भी अटेंड कर पाओगे। सारी बातें इंक्लूड है। जैसे अमरकंटक चोटी है 1048 मीटर, किसकी है? मैकाल श्रेणी की है। कहां पर है? एमपी में है। इधर महादेव पहाड़ी जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी इसी में स्थित है, उसका नाम जैसे धूपगढ़ है 1352 मीटर। दूसरी पचमढ़ी है 1335 मीटर। हालांकि इसके अलावा भी जितनी छोटी मोटी चोटियां और हैं वो भी मैंने थ्योरी में इंक्लूड की, लेकिन मैं मेन रूप से कि आप एग्जाम टाइम में कैसे रिवीजन कर सकते हो फास्ट, वैसे बनाया है इसको। वैसे ही देखो, जैसे आपकी ये ब्लॉक पर्वत आ गया, इधर की ओर देखिए। ब्लॉक पर्वत आप जानते हो ना कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा है। क्यों है? या ब्लॉक पर्वत होता क्या है? ब्लॉक पर्वत वह होता है कि वह कोई बीच वाली यानी कि पर्वत श्रृंखला मान लो जिसके दोनों ओर भ्रंश घाटियां हो, या फिर दोनों ओर के जो भाग हैं वो नीचे की ओर धंस गए हो और बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई दे ना। ये बीच वाला भाग है वो ऊपर उठा हुआ ही दिखाई दे, दोनों तरफ के भाग धंस गए हो नीचे की ओर, या फिर दोनों ओर भ्रंश घाटियां पाई जाती हो, क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। आपने थ्योरी एक बार पढ़ी, उसके बाद में इसको देखा, सारी चीजें समझ में आ गई, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्या होता है। दक्कन का पठार देख लो कि इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की मैंने तीनों पहाड़ियां बना दी। इधर देखोगे पूर्वी घाट है, इधर देखेंगे पश्चिमी घाट है। वहीं पे हम आगे की ओर चलें तो आप देखिएगा, इधर जैसे तमिलनाडु पठार है, दो भागों में बांटते हैं, कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि, एक तमिलनाडु की पहाड़ियां। जैसे कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि, इसका जो निर्माण है वो मेनली तीन नदियों के द्वारा हुआ है। आप सभी को पता है कि एक कावेरी नदी है, वेंगई है और ताम्रपर्णी है। इस वाली साइड में आते हैं देखो तमिलनाडु की पहाड़ियां, चाहे वो आपकी जवादी हो, सेवेराय हो, पंचामलाई हो, सीरूमलाई हो या कलराइन हो, ये वाली मेनली पहाड़ियां आपको यहां पर नजर आ रही हैं। क्या विशेष बात है? और भी जितनी डिटेल हो सकती है, आप मेंस की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको कम शब्दों में बहुत गहरी बातें लिखनी होती है ना, तो वो वाली डिटेल भी आपको मिलेगी। आपको ये छांटना नहीं पड़ेगा कि हमें कौन से शब्दों का चयन करना है, सब कुछ पहले से चयन किया हुआ है, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। पूरी एनसीईआरटी भी इसी में है, पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक इंक्लूड है। जो आपके काम की बस लैंग्वेज है ना उसको इजी किया है ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आए। एनसीईआरटी ही नहीं, इसमें सब कुछ इंक्लूड है जितना हो सकता है। कम बोलते हैं ना गागर में सागर, है ना, वो वाली बात है। अच्छा इधर देखिए आपका मेघालय पठार। मेघालय पठार की चाहे गारो, खासी, जयंतिया। इधर देखिए आपका छोटा नागपुर पठार, ये राजमहल पहाड़ी, ये गारो पहाड़ी, इनके मध्य गैप आया, इसलिए इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। इधर आप देख पा रहे हैं कि नोकरेक चोटी है जो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है 1412 मीटर। हालांकि मेघालय या शिलोंग पठार की सर्वोच्च चोटी को लेकर मैं बात करता हूं तो आप जानते हैं कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? शिलोंग है 1961 मीटर, जो कि खासी पहाड़ी में है। खासी पहाड़ी में मेघालय की राजधानी शिलोंग भी है, और खासी पहाड़ी में देखो मासिनराम और चेरापूंजी दोनों शहर हैं या दोनों स्थान हैं बोल सकते हो, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाने जाते हैं। सब कुछ इंक्लूड है यहां पर। यह आपकी मिकिर हो, चाहे ब्रेल पहाड़ी हो, चाहे रेंगमा पहाड़ी हो सकता है आपने ब्रेल की जगह कई जगह ब्राइल पढ़ा हो, लेकिन शुद्ध वर्ड की बात करेंगे वो ब्रेल ही होगा। वहीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ये आप देख लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत। इतना अच्छा, इतना शानदार मैप शायद ही आपने देखा होगा। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है ना, इसमें नीचे की ओर नीलगिरी है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? जैसे यहां पर ये वाली है, जैसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो काम क्या करता है? उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री को दो भागों में बांटता है, जो कि मध्य गोवा से होके जाता है ना 16 डिग्री अक्षांश। क्यों बांट रहा है? क्या विशेष बात थी कि इनको अलग करने की आवश्यकता थी? वो इसलिए आवश्यकता थी कि इसके ऊपर वाला भाग बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्मित है, दक्षिणी भाग है वो आर्केन युग की ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों से निर्मित है ना। वहीं पे आप देख पा रहे हैं उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी गलसुबाई है, जो कि ब्लू कलर से बनाई हुई है ना। ये महाबलेश्वर हिल स्टेशन भी है, 1438 मीटर है। ये अंग्रेजों के समय यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वहीं पे मैं आपसे बात करना चाहूं, आप देखिएगा यहां पर कुद्रेमुख, इस वाले पार्ट में कुद्रेमुख है 1892 मीटर है ना, कर्नाटका में। देखो सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए ना, वहां पर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना, मैं बता देता हूं। पहली बात तो कि सह्याद्री पर्वत पूरे पश्चिमी घाट पर्वत को नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है मेनली किसको? महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसको कहते हैं सह्याद्री।
उस हिसाब से हम देखते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो निकल के आती है वो 1892 मीटर कुद्रेमुख है। लेकिन सवाल समझिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, वहां पर अपना सवाल जो है वो आएगा अन्नाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि नीलगिरी की हम बात करते हैं तो नीलगिरी पे देखो सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है या डोडा बेटा है, जिसकी हाइट 2637 मीटर है। आपको पता है कि नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ, इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, तीनों में ही बनाई है इसको। इधर दोदा बेटा है वो तमिलनाडु वाली साइड है, तमिलनाडु वाली साइड ही बनाई है। ऊटी या उटक मंडल इसमें स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, उसको तमिलनाडु में ही बनाया है हमने। वहीं पे आप देखिएगा इसके नीचे की ओर देखो पालनी पहाड़ी जा रही है जो तमिलनाडु की ओर है। कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है या स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, उसको भी हमने इधर ही बनाया है तमिलनाडु में, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन रहे ही नहीं। इतना इजी काम कर दिया आपके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई यही मैप बनाया होगा हमने, नहीं, आपके सारे मैप ही ऐसे हैं। चाहे आप पूर्वी घाट पर्वत की बात कर लो, ये लो भाई, ये पूर्वी घाट पर्वत की जितनी पहाड़ियां हैं, जितनी चोटियां हैं, सब कुछ मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। चाहे मल्लेगिरी हो, नियामगिरी हो, मेघशानी हो, जिंदागढ़ हो, ठीक है, अराया कोंडा हो, वेली कोंडा हो, पाल कोंडा हो, नल्ला मलाई हो, सब कुछ इंक्लूड है यहां पर। उनकी ऊंचाई क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब बातें इंक्लूड है ना। मैं कह रहा हूं कि आप एक दो बार पढ़ने के बाद में थ्योरी को आप क्विक रूप से, बहुत फास्ट रूप से बहुत रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलग से शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता ही नहीं है, छांटने नहीं है कि क्या बनाना है क्या छोड़ना है, सब कुछ हमने पहले से ही करके दिया है। अच्छा, वहीं पे देखिए, चाहे वो गुजरात की पहाड़ियां हो, सब कुछ पहले से इंक्लूड है ना। ये आपके तटीय मैदान देख लो, इजी वे में सवाल आता है आपका, सीधा सीधा यहीं से निकल जाएगा कि उत्कल का जो मैदान है, ठीक है, उत्कल का मैदान है, ये कोरोमंडल का मैदान है, सब कुछ मेंशन है यहां पर। मालाबार का मैदान कौन सा है, कन्नड़ का मैदान कौन सा है, कोंकण का मैदान कौन सा है, काठियावाड़ का मैदान, कच्छ का मैदान, सब कुछ इंक्लूड है ना। कहां से कहां तक है, जैसे कोंकण का मैदान दमन से लेकर मध्य गोवा तक है, बिल्कुल। किसके लग रहा है, इधर देख रहे हो तो आप महाराष्ट्र के लग रहा है। इधर की बात करते हैं, कन्नड़ मध्य गोवा से लेकर मैंगलोर तक किसके लग रहा है, कर्नाटका के। मालाबार का मैदान केरल के लग रहा है, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक है ना, मेनली किसके लग रहा है, तमिलनाडु के लग रहा है। मैं कह रहा हूं सब कुछ बातें इतने इजी वे में की हैं। अब आपको मैदान पढ़ने की आवश्यकता हो, मैं कह रहा हूं कि 20 सेकंड मान लो आप, शायद 20 सेकंड बहुत अच्छे से सफिशिएंट है आपके लिए। एक बार थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद में रिवीजन के लिए 20 सेकंड आपके लिए सफिशिएंट होंगे। इससे बेहतरीन क्या चीजें आपके लिए हो सकती हैं। और यही नहीं, ये देखिए ये आपका अंडमान निकोबार वाला पोर्शन आ गया है ना। चाहे आपके कोई से भी हो, चाहे कोको स्ट्रेट हो, जैसे ऊपर कोको द्वीप म्यांमार वाला है, इधर हम बात करते हैं लैंडफॉल द्वीप है, वो भारत वाला है। मैं कह रहा हूं सब कुछ, कौन सा, ये जैसे उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, क्षेत्रफल कितना है, दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, कितना क्षेत्रफल है। यहां पर प्रत्येक की अलग अलग चोटियां दी हैं, जैसे माउंट डियो वैली 515 मीटर है मध्य अंडमान की, इसकी सैडल पीक है। इसकी हम बात करते हैं तो इसकी माउंट हैरियट है। सारी बातें देख लो, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप, या आपके नारकोंडम द्वीप, सुसुप ज्वालामुखी वाला, बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी वाला, सब कुछ मेंशन है। पहली बार लावा का उद्गार 1787 में हुआ, अंतिम बार 2006 में हुआ। क्या चीज इंक्लूड नहीं है, डंकन पास बोल दो, दर्रा बोल दो, या 10 डिग्री चैनल बोल दो, सोम्ब्रेरो चैनल बोल दो, या आपकी देखो यहां पर माउंट थुइलर भी दी है। 2004 में सुनामी के दौरान डूब गया था इंदिरा पॉइंट, सब कुछ बातें मेंशन है। ग्रेट निकोबार है, यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 डिग्री चैनल है, जो इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। ये इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम सुमात्रा द्वीप है। क्या चीजें ऐसी हैं कि जो इंक्लूड नहीं है। आगे की ओर देखो आप, क्या याद रखोगे कि ऐसे मैप भी होते हैं ना। देखिए जरा, ये देखिए आप मैप, कह रहा हूं आपका काम इतना इजी किया, इतने शानदार तरीके से मैप बनाए, इतने शानदार तरीके से डिजाइन किए, तभी तो कह रहा हूं कि 1.5 साल से ज्यादा समय लगा है। और ऐसा नहीं है कि भाई कंटेंट राइटर ने काम किया है, मैंने खुद ने काम किया है, एक एक डायग्राम को खुद ने बनाया 1.5 साल तक, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब ये बुक अपना वास्तविक रूप ले पाई है ना, और आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाई। देख लीजिए, आप कोई सा भी देख लीजिए, बद्रीनाथ का मंदिर है, जैसे यहां से ऋषि गंगा आकर जहां पर अलकनंदा में मिल रही है वहां पर बद्रीनाथ है। सरस्वती नदी जहां पर आकर मिलती है केशव प्रयाग है। लक्ष्मण गंगा मिल रही है गोविंद घाट है। पश्चिमी धौली गंगा मिल रही है विष्णु प्रयाग है।
आगे की ओर चलते हैं, जोशीमठ है, बालखिले नदी जहां पर मिलती है, अलकापुरी है, नंद प्रयाग जहां पर नंदाकिनी मिलती है, देख केदारनाथ मंदिर है मंदाकिनी के किनारे, वैसा ही बनाया है। ये आपका रुद्रप्रयाग है, यहां पर देव प्रयाग है, आगे चलेंगे गंगा नदी कहलाएगी, सब कुछ मेंशन है। ऐसा नहीं है कि केवल यही बनाया। ये लो भाई, आपका पूरा गंगा का बना दिया, इतना कि इसमें सब कुछ इंक्लूड है। कौन सा बांध है, कौन सा शहर किनारे बसा हुआ है, इसकी सहायक नदियों के या उप सहायक नदियों के, कहां से इनका उद्गम होता है, कहां पर आकर मिल रही है, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, देख लीजिए आप। हालांकि ये डायग्राम में क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में था तो इसको मतलब उस लेवल में लेना मुश्किल था, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। आगे देख लो ना, या आपकी सिंधु नदी देख लो, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी मेनली देखो, झेलम नदी तंत्र के बारे में बात करना चाह रहा है। झेलम का उद्गम यहां से होता है, इसके किनारे श्रीनगर शहर है, वुलर झील है यहीं पे। कौन कौन से बांध है, उर्री बांध है, तुलबुल बांध है, मंगला बांध है, किशनगंगा नदी पर किशनगंगा बांध है, झंगिया झूंग नामक स्थान पाकिस्तान में मिल रही है ना, चिनाब में। सब कुछ बातें इंक्लूड है, उद्गम यहां से, सब कुछ बातें देख लीजिए आप। या फिर मैं बात करूं इधर की ओर, देख लीजिए रावी नदी। रावी नदी का उद्गम इधर जैसे रोहतांग दर्रे के समीप से कुल्लू पहाड़ियों से हो रहा है। आगे चलेंगे, इस पर चमेरा बांध है, थीन या रणजीत सागर बांध है, सापुर कुंडी बांध है, सराय सिद्धू नामक स्थान पाकिस्तान में मिल रही है। क्या चीज मेंशन नहीं है? जितनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट मार्क हैं, वो उनको मैंने डायग्राम में पहले से मेंशन कर रखा है। बाकी चीजें थ्योरी में इनकी लंबाई वगैरह है, सब कुछ मेंशन है। जहां पर लंबाई पूछी जाने की ज्यादा संभावना है वो थ्योरी में इंक्लूड है ना। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ ही डायग्राम में दे देंगे तो फिर वो शॉर्ट नोट्स वाली बातें रहेंगी नहीं, है ना। आप चाहो तो किताब में लिख भी तो सकते हैं, लगता है कि नहीं सर ये तो इंपॉर्टेंट थी आपने लिखी नहीं, क्या दिक्कत है, पेन से लिख सकता है। आगे की ओर देखें, चलिए आप क्या याद रखोगे, ये देखो इधर से पूरी नहीं है ना, ये क्रम से नहीं है भाई, है ना। मैंने एक एक बीच बीच में से एक एक पेज उठा के वैसे लगाया है ना। जैसे ये आपकी गोदावरी नदी है, सहायक नदियां दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात तक बनाया है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में ना। बांध चाहे निजाम सागर हो, पोचम बांध हो, या फिर रामगुंडम हो, बाली मेला जलागार हो, सब कुछ बनाया है। सवारी नदी, सिलेरू नदी, सब कुछ। इसी के अलावा आप आगे की ओर देखें तो ये देख लो आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को भी आप देख लो कि उद्गम कहां से हो रहा है, कहां पर आ रही है, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं, कौन कौन सी सहायक नदियां, जैसे मूसी नदी है, हैदराबाद इसके किनारे बसा हुआ है। इधर भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा नदी दोनों मिल जाएंगे, तुंगभद्रा नदी कहलाएगी, इस पर तुंगभद्रा परियोजना। ये घटप्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात है, काफी बार पूछा जाता है, मेंशन किया है। श्रीशैलम बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, इधर अलमाटी बांध है, उधर कोयना नदी पर कोयना जल विद्युत परियोजना, सब कुछ मेंशन है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा इधर देखो आप, कितनी शानदार बनाई है आपकी, ये वाली नदी को देखो, ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी डेल्टा में जाके गिरती है। यहां पर जितने जैसे जलप्रपात, गगन चुक्की, भारा चुक्की, या फिर शिव समुद्रम हो, शिव समुद्रम बांध भी है, शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, और शिव समुद्रम द्वीप भी है ना। इसके अलावा मेटूर बांध है, इसके किनारे तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है, होगेनकल जलप्रपात है। इधर देखो ये तीन द्वीप, आदि रंगम, मध्य रंगम, अंतरंगम, या फिर श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम द्वीप पर श्रीरंगम मंदिर है या श्रीरंगपट्टनम मंदिर है। इधर आप देखिए शिव समुद्रम द्वीप पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसका आप गौर से देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूं, सब कुछ बहुत अच्छे से पूरी डिटेल से बनाया है। एक एक चीज, जहां पर जलप्रपात लिखा है वहां पर जलप्रपात का ही डायग्राम मिलेगा आपको ना। जहां पर मंदिर है, ये देख लो, जैसे बांध है तो बांध का ही मिलेगा आपको ना, ये जलागार है तो वैसा ही मिलेगा, मेटूर बांध है, इधर देख लीजिए मंदिर है तो वैसा ही बनाया है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए आपका मानसून, ये मानसून के आगमन की तिथियां हैं, है ना। मैं कह रहा हूं कोई भी डायग्राम हो, कोई भी डायग्राम सिंगल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, सारे मेहनत करके बनाए हैं ना। ये लाइनें जो दिख रही है ना, वो आईपैड से एक एक खींची हुई है हाथ से। वहीं पे आप ये देख लो, जैसे आप मानसून का नाम आते ही आपको इतना डर लगता है कि सर अब बस की बात नहीं है। वर्षा का वितरण, मैं कहूंगा कि वर्षा का वितरण आप अरब सागर का मानसून मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 या 40 सेकंड में आप आराम से तैयार कर सकते हो इस मैप के माध्यम से।
शुरुआत से पढ़ते आएंगे, आपको हर चीज का पता होगा कि यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर सतपुड़ा है, इधर छोटा नागपुर है, इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, कैसे वर्षा होती है, सब कुछ मैंने बातें मेंशन की है ना। इधर से आ रही, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होगी, एक एक चीज को पूरी डिटेल से अपनी यानी कि इजी लैंग्वेज में करके समझाया। वहीं पे आपकी बंगाल की खाड़ी का मानसून देख लो, कहां दिक्कत है यार, कहां पर कितनी वर्षा होती है, सब कुछ इंक्लूड है, आपको कहीं सोचना ही नहीं है कि क्या बनाना है। आप इस डायग्राम को यदि मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इनका महत्व क्या है, कैसे शॉर्ट नोट्स के रूप में काम कर रहे हैं, कहां पर कितनी वर्षा हो रही है, यहां पर वर्षा इतनी हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। वहीं पे केवल ये यही नहीं है, कैसे आपकी चक्रवात बनते हैं, कैसे आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, कैसे आपकी सेवेनीय वर्षा होती है, सबका इतना इजी फॉर्मेट में बनाया है कि आप शायद पूरे मानसून को पढ़ना, मानसून और जलवायु को पढ़ना चाहे तो मेरे हिसाब से 10 मिनट आपके लिए सफिशिएंट होंगे। उस हिसाब से डायग्राम डिजाइन किए ना। अकेला ये जलवायु वाला में 2 महीने लग गए थे, इसको कि इजी लैंग्वेज में बनाया कैसे जाए, स्टूडेंट को समझ में कैसे आए, उस पर काम किया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैं बात करूं तो यहां पर देखिए थॉर्नवेट, एक एक को कलर कर करके अलग से बनाया। थॉर्नवेट का हो, चाहे टिवारथा का हो, चाहे कोपेन का हो, चाहे आरएल सिंह का हो, चाहे रामास्वामी का हो, सारे वर्गीकरण लिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही उठा लिया ना। मैं कह रहा हूं कि आपको अदर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सब बातें सफिशिएंट होंगी। चाहे आपका ये इधर देख लो, ये आपका टिवारथा का आ गया, एक एक शब्द को समझाया है कि किसका क्या मतलब है। वहीं पे ये आप जलमार्ग देखो ना, जैसे जलमार्ग संख्या 1 आ रहा है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, कितनी लंबाई है, कहां पर कितनी है, ये सारी चीजें मेंशन है, कहां पर कितनी गहराई है, ये डायग्राम सफिशिएंट है। इधर आप देख लीजिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल वाला, जो कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक है ना, इसके माध्यम से ये मेनली जैसे कयाल झीलें बोल दो, लेगून झीलों में है, वहां पर कौन कौन सी इसके मार्ग में आती हैं, जैसे वेम्बनाड झील है, वट्टा कयाल है, या फिर अष्टामुड्डी झील है ना, ये इसके आते हैं। कितनी लंबाई है, जैसे 205 है, 168 पश्चिमी तटीय नहर है, उद्योग मंडल नहर जैसे 23 किलोमीटर है, चंपाकारा नहर जो अमला मुगल से कोची तक आ रही है 14 किलोमीटर है। एक एक चीज इतने डिटेल से काम किया है कि आपको कोई दिक्कतें ही नहीं आए, कहीं सोचना ही नहीं पड़े। या फिर आपका जैसे नदी घाटी परियोजना मान लो, एक एक चीजें यहां पर दर्शाई हुई है ना, कहां पर बांध है, कितनी जल विद्युत है, कितनी सिंचाई है, कौन सी नहरें हैं, सब कुछ बातें मेंशन है। ये देख लीजिए आप, इधर आपका देखो ये भाखड़ा नांगल बांध है, इधर पंडो बांध है, ये पोंग बांध है, कितनी सिंचाई, कहां कहां पर क्या चीज मेंशन नहीं है, कितनी जल विद्युत, एक एक चीज पे देखा है। और इस पुस्तक को बनाने के लिए ना भाई मैं तो हुई हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, और साथ में मेरे जो साथी लोग हैं उनमें पंकज जी सर हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा सहयोग किया है, जिसके कारण ये बुक है 1.5 साल में आ पाई ना, वरना शायद 2-2.5 साल जितने भी लगते। लेकिन इनका सहयोग है वो अविस्मरणीय रहेगा मेरे लिए। और ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने हिंदी के संबंधी जो एरर हैं, और साथ में ही कैसे बुक पे काम करना है, स्टूडेंट को क्या चाहिए, उन सभी चीजों पे हमने मार्गदर्शित किया है। लाडलो, ये हमारा ऐप का लिंक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। साथ में देखो हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक एग्जाम सेंटर है, एक जीके सुरेंद्र यादव है। एग्जाम सेंटर पर मेरी फ्री क्लासें चल रही हैं आप सभी के लिए, और साथ में देखो इस बुक के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए 9664449456 पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ठीक है, जिससे कि आप आराम से आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा, और आपकी बुक है आपको ट्रैक आईडी मिल जाएगी। और लगभग ये मान सकते हो कि स्टेट के हिसाब से, जैसे राजस्थान में बुक जा रही है तो लगभग 3 दिन है, दिल्ली के आसपास जा रही है 3 दिन के आसपास लेगी ना, बिहार या यूपी में वहां पर जाती है तो जयपुर से जाएगी तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है ना, 5 दिन का 6 दिन का समय लग ही जाता है। और आपका प्रॉपर वे में रिप्लाई भी किया जाता है, सब कुछ बातें मेंशन है। नंबर एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 9664449456, ये वाले अपने नंबर हैं जिस पर आप ऑर्डर कर सकते हो ना। और मेनली बुक खरीदने के लिए आपको ये व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बेहतरीन पुस्तक है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, अपने साथियों के साथ में भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए लाडलो इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करते हैं
नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।